हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है, ऑन हो गया। हेलो 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 हेलो। हेलो। So as part two of the session, as part two of the session, we begin the second part of this lecture on communication। और हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हम पंचतंत्र की कुछ कहानियों में कम्युनिकेशन पर क्या बात की जा रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने अभी ये कहानी पढ़ी, अब हम अगली कहानी पे जाते हैं। चार दोस्त और शिकार शिकारी। चार दोस्त थे। चार दोस्त थे, एक था हिरण, एक था कौवा, एक था चूहा और एक था टर्टल यानी कछुआ। वो एक जंगल में रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने हिरण को अपने जाल में फंसा दिया। जो मित्र थे उन्होंने फट से एक प्लान बनाया। चूहे ने क्या किया कि उस नेट को काटा और हिरण को छुड़ा लिया, जबकि जो कौवा और हिरण थे वो जो शिकारी को का ध्यान बटा रहे। इसी बीच में जो कछुआ है वो ये दिखा रहा है कि वो धीमे है और आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। कछुआ ये दिखा रहा है कि उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। और हंटर हिरण को छोड़ के कछुए की तरफ जाने लगता है। और इस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके और एक क्लियर कम्युनिकेशन फ्रेंड्स के बीच में जो हुआ कि तुम ये करना तुम वो करना और आपस में मिल के हम को छुड़ा लेंगे, उससे सक्सेसफुली उन्होंने हिरण को छुड़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए प्लानिंग की एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, प्लान को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी और क्लियर कम्युनिकेशन जो हो रहा है, और उसके अलावा टीम वर्क, ये सारी बातें परिलक्षित हो रही है एक ही स्टोरी में कि कैसे उन्होंने उसको बचाया। एक अच्छे काम के लिए टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छा काम आप करने जा रहे हैं उसको टीम बना के करें। बुरे काम के लिए तो फटाफट टीमें बन जाती है। आजकल जितने डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं वो टीम बना बना के फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन अच्छे काम के लिए टीमें कम बनती हैं। जो जो अच्छे काम के लिए टीमें बनती भी है, वहाँ ये होता है कि दिखाने के लिए अच्छा काम किया जा रहा है और उसके बैकग्राउंड में कुछ फ्रॉड किया जा रहा है या कुछ खराब काम किया जा रहा है। जितने हमारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत सारे, वो ज्यादातर यही काम कर रहे होते हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम चैरिटेबल हैं और हम टैक्स को बचाने, टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम कल्याणकारी काम कर रहे हैं। और असलियत में उनके कल्याणकारी काम बहुत कम होते हैं और योजना उनकी कुछ और ही रहती है। अच्छे काम के लिए हमेशा एक टीम वर्क और क्लियर कम्युनिकेशन करके आपस में उसको एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। एक अगली कहानी है। एक किसान की पत्नी थी। वो अपने बेटे को एक मंगूस के केयर में छोड़ जाती है। और लेकिन जब वापस आती है वो ये पाती है कि मंगूस के मुंह पे खून लगा हुआ है। और मंगूस के मुंह पे खून देख के तुरंत वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाती है कि इसने जो है मेरे बच्चे को मारा होगा या खाया होगा। और इस गुस्से में उसको तुरंत मार डालती है। और लेकिन बाद में वो देखती है कि उसने तो एक सांप बच्चे को काटने आ रहा था और मंगूस ने उस सांप को मार दिया था उसके बच्चे को बचाने के लिए। अब ये कितना इंपॉर्टेंट बात है। कम्युनिकेशन की गलती, आपने गलत कम्युनिकेशन पकड़ा, आप कंफ्यूज हो गए, आपने उसे मार दिया जो आपका सबसे बड़ा मित्र। आपने हेस्टी जजमेंट लिया, आपने रीचेक नहीं किया फैक्ट्स को, तथ्यों को चेक नहीं किया कि क्या ये बात सही है या कोई और बात सही है। और अगर थोड़ा सा टाइम ले लेते आप उस वक्त
उसको असेस करने के लिए सिचुएशन को, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो हो गई वो बच सकती थी। और इसीलिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसके बिना, अच्छी कम्युनिकेशन के बिना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बिना जीवन भी खत्म हो सकता है। ये बात हमको समझना चाहिए। तो इसीलिए ये कहानी वहाँ पे हमारे काम आती है कि कम्युनिकेशन को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कम्युनिकेट करना दूसरे को। यदि कोई कोई बात कह रहा है, उसकी बात पूरी समझ तो लो ठीक से कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसकी बात को ध्यान से सुन लो कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद को उसकी बात में क्या असलियत बात है, तो पूरे विचार करो। और खासतौर पे आजकल की दुनिया में जब लोगों के पास समय कम है, लोगों के पास इतना समय कम है कि कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो आपको सुनने का समय नहीं। आप सोचते हो कि मैंने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो जो है ये खड़ी निकल जाएगी मेरे हाथ, और इसलिए आप विश्लेषण नहीं कर पाते हो, इंफॉर्मेशन को ले नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, एनालिसिस नहीं कर पाते। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना। अगली कहानी देखते हैं। सब कम्युनिकेशन पे कहानियां मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं। एक शेर और एक क्या कह सकते हैं, रैबिट, है ना, खरगोश। तो खरगोश और शेर, एक बहुत ताकतवर शेर है। और वो शेर जो था सारे जंगल के जानवरों को आतंकित करके रखा हुआ था उसने, और कभी किसी को मार दे, कभी किसी को मार दे। बहुत दहशत बची हुई थी शेर की। जो जानवर थे वो परेशान हो गए। वो शेर का ये जो आतंक का राज्य है इसको खत्म करना चाहते थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने शेर से बातचीत करी और शेर को ये आश्वस्त कर दिया कि देखिए ऐसा है, आपको तो एक जानवर रोज चाहिए, तो हमारी तरफ से एक जानवर आपके सामने पेश हो जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको खोजना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ नहीं, आप आराम से बैठिए, एक जानवर रोज आएगा, उसको खा लिया करिए। तो शेर फिर से ये बात की नहीं होती, तो वाह खुद ही आ रहा है, मुझे ढूंढना ही नहीं है, ठीक है, अब मैं ढूंढने नहीं जाऊंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं है, आप एक एक आदमी मेरे पास रोज आना। अब जब बारी आई इसकी रैबिट की, तो वो थोड़ा सा जानबूझ के लेट आया। अब देखिए कितना स्ट्रेटेजी का प्लानिंग हो रही है। वो जानबूझ के थोड़ा लेट आया और शेर से कहा उसने शेर से कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं आ तो रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गए। अच्छा, वो कहने लगे मैं शेर जंगल का राजा हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो उन्होंने बुलाया, मैं तो वहां जा रहा हूँ। अब देख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसने कहा कि मैं तो वहां जा रहा हूँ, वो शेर कहते हैं कि मैं हूँ जंगल का राजा और मैं तुमको मार डालू, मैं दूसरे शेर से ज्यादा ताकतवर हूँ। तो ये जो शेर था ये गुस्सा हो गया। उसने कहा चलो मुझे ले चलो, कहाँ है वो दूसरा शेर, उसके पास ले चलो। तो ये उसको ले गया और एक कुआं था, कुएं में तो पानी भरा था, तो पानी में उसने अपनी परछाई देखी, उसको दिखाया कि भाई देखो ये है। सवाल यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए कि परछाई देख के शेर समझा क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। कहानी से एक मैसेज आपको दिया जा रहा है, वो मैसेज लोग पिकअप नहीं करते, उसके रीजनिंग में चले जाते हैं कि वो परछाई को क्यों नहीं देख पा रहा था, समझ नहीं पाया कि परछाई है, इसके अंदर शेर थोड़ी ना, वो तो रोज देखता ही होगा कभी नहीं कभी। दैट इज नॉट द थिंग। इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। आप अगर पूरे जंगल के राजा हो, ठीक है, आप लोगों का प्लान नहीं समझ पा रहे, लोग आपको ये प्लान देख क्यों रहे हैं कि एक आदमी रोज आ जाएगा, लोग तुरंत काम खड़े हो रहे हैं शेर के। बड़े बड़े आदमी अपना जीवन खो बैठते हैं जो अपने आप को बड़ा बादशाह समझते हैं, जरा सी इस तरह की गलती से, कि उनकी स्ट्रैटेजी, उन्होंने स्ट्रैटेजी पिकअप नहीं करते हैं। क्योंकि कमजोर से कमजोर आदमी जो है बड़े से बड़े आदमी का तलाश है, ये बात व्यक्ति समझता है, चाहे कितना भी पावरफुल हो। तो वो डूब गया उसमें और मर गया। पहली बात तो परसुएट कर लेना उसको कि भाई दूसरा शेर है और
चलो चलो मैं देखता हूँ कौन है वो। समझ ही नहीं पा रहा। शेर को उन्होंने आश्वस्त कर रखा है, हमारी तरफ से एक आदमी आएगा ना, रोज आप खा लेना आराम से, जानवर रोज आएगा, खा सकते हो आप उसको, कोई चिंता की बात ही नहीं है। और वही उस स्ट्रैटेजी का पार्ट था कि भाई इनको ये न लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम फिर वार कर देंगे इनको। शिवाजी ने आजकल एक फोटो ट्रैवल कर रही है गूगल पे, अगर आप देखते हो कि शिवाजी के हाथ में नख नख कहते हैं, नख बग नखा। हाँ, बाघों को जो बाघ का जैसे वो रहता है उसी को देख के बनाया गया, उसी स्टाइल में। क्योंकि बाघ जब पकड़ेगा सिर छील देगा, तो उसी शेप में बनाया गया। ये रखा भी है, म्यूजियम में रखे हैं शिवाजी का जो नख है। तो अब तो वापस आ गया ना इंग्लैंड से। तो जब से वापस आया वो एक तस्वीर बड़ी ट्रैवल करती, पता नहीं किसने हाथ से पेंटिंग खींच दी होगी उसी टाइम में जब वो ये किस्सा हुआ था। शिवाजी की हाइट बहुत छोटी है, और शिवाजी जो बात करते हैं ना बहुत प्रेम से बात करते हैं। आई विश कि वो कोई मूवी इसको कोई बनाए या बना दिया, आई डोंट नो, वो सीन मैं कभी चाहता हूँ कि वो रिक्रिएट होना चाहिए, जिसमें कि वो जो 8 फुट का ऊंचा आदमी है और उस वक्त मुगलों का राज चल रहा था, इससे वैसे नहीं था, ये लोग तो मतलब इनसे कोई पावरफुल नहीं था, आर्मी इनकी थी मतलब जबरदस्त। उसमें छोटा आदमी, छोटी सी आदमी पहाड़ों पे चूहे की तरह छुपे रहते थे ये लोग। उन्होंने ये स्ट्रेटजी की थी कि प्रतापगढ़ एक जगह थी, वहाँ वहाँ घने जंगल थे सह्याद्री की पहाड़ियों पे। अच्छा, तो उसको मतलब बुलाया एकदम वहाँ खींच के ले गए, तो उसकी ज्यादातर तोपें और ये सब पीछे छूट गए। अच्छा, ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट था। स्ट्रेटजी का पार्ट था, वहाँ कहे कि वहाँ हम बात करें। वो लास्ट मोमेंट पे स्ट्रैटेजी चेंज करी होगी। हाँ, उसने कहा चलो बुला रहा है जो चले, तो वो वही गलती कर रहा था आदमी, वही लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी था। वो कई राजाओं को उसने ऐसे ही मतलब गले मिलने के बहाने दबोच के मार दिया। पहले कर चुका था ये। और उसको अपने शारीरिक बल पे बहुत घमंड था। उसको लगा ही नहीं था कि मतलब कोई एक सामान्य कदकाठी का आदमी मार सकता है। हाँ, हाँ, तो वहीं पे वो मार खा गया, अपने को ज्यादा और क्या किया था इन्होंने, देखा शिकार करते बाघ को, तो देखा कि नॉर्मली इसके हाथ ऐसे रहते हैं, उसमें नाखून नहीं निकलते। हाँ, लेकिन जब वो मारने जाता है तो उसके पूरे बड़े नाखून निकल निकल आते हैं। तो वो चूंकि बाहर वहाँ चेकिंग कर रहे थे, मतलब हथियार वगैरह ले नहीं जाने दे रहे थे जहाँ पे बात करनी थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा हथियार लेके जाऊं कि मतलब मैं नॉर्मली ऐसे रहूं और जब मुझे मारना हो उस टाइम मेरा हथियार प्रकट और मैं बस उससे मारूं। और फिर उसे आइडिया नहीं हुआ कि अपने हाथ में बड़ी के नीचे उन्होंने लोहे का टोप पहना, वो पहना हुआ जी, जिससे वो क्योंकि शेर को पकड़ेगा। लंबा था ना, तो ऊपर से मारता सर पे किसी हथियार से, खंजर वगैरह पे प्रोटेक्शन का रखा तो वो अपने को बचाना जरूरी था। तो पगड़ी चूंकि वो लगाते थे तो पगड़ी के नीचे लोहे का टोप लगा लिया था। हाँ हाँ, उसने मारा थी लेकिन वो बच गए। नहीं, क्योंकि वो तो मार, तो एक बार वो करने में भी मार तो देगा वो। हाँ, तो वो बचाना बहुत जरूरी था। तो देखिए, छोटा सा, छोटे कद का आदमी आज दुनिया में, पूरे दुनिया में, महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के तो आदमी से आप शिवाजी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, उससे अच्छा शिवाजी के बारे में वो कोई और बता नहीं सकता है। किसी भी मराठी को आप शिवाजी पे चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा इंप्रेशन लोगों के जहन के अंदर प्रवेश करा दिया तो शिवाजी ने एक्शन से। और उसी से ये बात भी आती है कि ये शिवाजी ने ये कहा था कि मैं भारत के लिए काम कर रहा हूँ। ये लोग चूंकि भारत की सभ्यता को नष्ट करते थे, तो इसलिए वो इनसे खार खाते थे और वो चाहते थे कि इनको मैं पूरी तरह समाप्त करूं। हालांकि फराज की भी वो शिवाजी जो थे 67 की उम्र में है और उनका देहांत हुआ। और बहरहाल आगे भी लोगों ने काफी कोशिश की, और मराठा लोग तो खैर पूरे इंडिया पे, शायद 2/3 इंडिया पे वो छा चुके थे। इनको तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से हटाया, नहीं तो मुगलों पर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। अगर ब्रिटिश नहीं आते तो उनका खुद राज्य स्थापित हो जाता। अटक से कटक, अटक से कटक था। हाँ, हाँ, अटक से कटक तक था शासन। शासन हो गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, या फॉर अनफॉर्चुनेटली फॉर आवर कंट्री, कि भाई वो 200 साल का हमको और जिल्लत झेलनी थी, तो झेलनी पड़ी। और अनफॉर्चुनेटली फॉर अस की खैर इंडिपेंडेंस डे कल ही निकला है, तो हम लोग थोड़ा सा
हमारे देश की खासियत ये है कि हर चीज को हम एंजॉय करते हैं और हर चीज को सहन भी करते हैं। तो बहुत ज्यादा हम परेशान नहीं होते। हमें लगता है कि अल्टीमेटली सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, चाहे कुछ भी हो दिक्कत, हर चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये भी एक अच्छी भावना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसे जो वीर आते हैं बीच बीच में, राणा प्रताप जैसे या शिवाजी जैसे, और बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, मतलब की कोई कमी नहीं है पुराणों में। तो हम तो पुराणों की स्टडी नहीं करते, अदरवाइज उसमें तो बहुत वीरों के नाम। डिफाइंड सोर्स वो काफी सेम ऐसे ह्यूमन हम तो नहीं कही सर। हाँ, ये वो थे जिनको पता था कि इनको कब जन्म देना है और कब मरना है। ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल पूरे सिस्टम जैसे पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम जो बना हुआ है उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे लोगों को उत्पन्न कराया जाता है। वो भी एक प्रकृति का पार्ट है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, वो चीजों को ठीक ये तो करेंगे। इस चीज को मतलब कंफर्म भी करते हैं में कहाँ पर कौन बैठा हुआ है, वो सोल कब आ रही है। कवानी है। हाँ, ये खुद डिसाइड करते हैं क्योंकि इतने उस लेवल के इतने सेलेस्टियल इवॉल्व हो चुके होते हैं वो कि वो खुद निर्णय ले सकते हैं। कब जाना है कब वापस। वो सिपह सालार हैं ब्रह्मांड में। वेरी नाइस। ओके, तो ये जो हमने कहानियां अभी पांच पढ़ी, उसमें कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं? क्विक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टीम वर्क, केयरफुल जजमेंट एंड परसुएड और डिसीव करना की भी कोशिश जब भी जरूरी। अब आ जाते हैं अगले हितोपदेश। हितोपदेश से कुछ कहानियां देखते हैं। तो उसमें पहली कहानी है, ये वाली कहानी हम पढ़ चुके हैं इसको। कई बार वो कहानी पंचतंत्र में भी रहती है और हितोपदेश में भी रहती है। और तो अब आते हैं बर्ड्स एंड द मंकी, चिड़िया और बंदर। एक बहुत ठंडी पड़ रही थी इस समय, बहुत ठंडा हो रहा था, और एक जो बंदर था वो कांप रहा था ठंड के मारे एक पेड़ के नीचे। तो कुछ चिड़िया वहां पर आई और वो उनको दया महसूस होने लगी बंदर के ऊपर। तो उन्होंने उसको सलाह दी कि आप जो है एक शेल्टर बना ली, हम लोग भी अपना नेस्ट वगैरह बना लेते हैं, कि आप भी अपने लिए कोई शेल्टर बना लीजिए, और क्यों कांपते आ रहे खामा खा। तो मंकी जो था उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारे शेल्टर तोड़ता हूँ, रुक जाओ, मुझे सलाह दे रहे हो? हाँ? कि वो गुस्से में उसने जो है सारे उनके जो शेल्टर यानी जो नेस्ट थे तोड़ डाले। अब चिड़िया जो थी वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, मतलब जो सॉरी वो मदद के लिए कोशिश कर रही थी। और उन्होंने ये लेसन सीख लिया कि वहां पर एडवाइस मत दीजिए जहां पर बैकफायर हो सकता है। हर जगह आपको अपना सुझाव या एडवाइस देने का कोई मतलब नहीं है। एडवाइस भी एक ऐसी चीज है जो सोच समझ के दी जानी चाहिए कि उस एडवाइस का असर होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कि हमेशा मेरा सुझाव ये है, मेरा सुझाव ये है, मैं आपको ये सलाह देता हूँ, मैं आपको ये सलाह देता हूँ। सलाहकार व्यक्ति को भी कोई पसंद नहीं करेगा। अगर आपकी सलाह का उल्टा ही असर, यहाँ तो उल्टा असर हो गया, उसकी जान ही ले ली उसने, शत्रु ने उसकी जान ही ले ली, लेकिन हमेशा जान में ही नहीं लेगा शत्रु, लेकिन आपकी सलाह ऐसे बेकार जाएगी और ऐसा लगेगा कि आप खामा खा सलाह देते जहां पर कोई सलाह मांग ही नहीं रहा। तो बेकार में सलाह भी देना नहीं चाहिए। शांत रहिए, आपको अपने हर जगह अपनी पर्सनालिटी को जो है घुसा देना कोई आवश्यक नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। इसलिए इसने उसको बर्बाद किया है इस कहानी में चिड़िया को, कि जब मरने का मैसेज आता है ना तो आदमी को लगता नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। बिना मांगे सलाह कदापि मत दें। सलाह कदापि ना दें, बिल्कुल भी ना दें। मतलब आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, स्ट्रिक्टनेस की वजह से उसको बर्बादी है कहानी कि इतना स्ट्रांगली मैसेज जाना चाहिए कि बिना मतलब के आप सलाह बिल्कुल मत दीजिए किसी। तो सलाह देना भी एक कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन के नेगेटिव आउटकम भी हो सकते हैं। ये भी बात देना जरूरी है, जिस व्यक्ति को सलाह दी जा रही है उसका स्टेट ऑफ द माइंड क्या है। और आपने देखा ये रामचरित मानस में भी लिखा हुआ है कि ये रामचरित हर एक को नहीं सुनानी चाहिए, इसको सब लोगों के लिए नहीं है, वो जो सही मानसिक स्थिति में हो उसे इसको सुनाना चाहिए। अगली कहानी है ब्राह्मण और बकरी। अब आप कहेंगे कि ये सारी कहानियां बड़ी जानवरों वाली आ रही है, लेकिन हमारे देश में बड़ी अच्छी प्रथा रही है कि ऐसी चीजों से जहां कोई कोई मानव का प्रयोग ना करके और जानवरों के माध्यम से छोटे बच्चे जल्दी पकड़ते हैं।
उन छोटे बच्चों के दिमाग में ये नहीं आता कि जानवर है क्या है। छोटे बच्चा सोचता है कि जानवर से भी वो लेसन ले लेता है। हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये जानवर कहाँ से आ गया, ये क्या है। तो बहरहाल एक ब्राह्मण एक बकरी को अपने कंधों पे लेके जा रहा था और उसको एक उसको वो करना था, उसको बलि चढ़ाने के, बड़ी से बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था। तो कुछ चालाक चोर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि उसको हम बकरी इसकी हम खुद ले लेंगे, चुरा लेंगे। वो उसके पास एक एक करके आते हैं और प्रत्येक उससे कहता है कि अरे ये कुत्ता कहाँ ले आ रहे हो तुम अपने कंधों पे। तो ब्राह्मण जो है उनकी बात बार बार सुनने के बाद पहले एक की बात सुनता है, अरे कुत्ता थोड़ी, मैं तो बकरी ले आ रहा हूँ। फिर वो दूसरा आता है उसके पास, अरे तुम कुत्ता तुमने रखा हुआ अपने कंधों पे, क्या तुम ले आ रहे हो। ऐसे जब चौथा बार होता है तो वो सोचता भी वाकई में, उसको डाउट हो जाता है अपने, जो सत्यता सामने दिख रही है उस पर भी आप डाउट करा सकते हैं। इससे बड़ी सत्यता क्या है, उस कंधे पे है वो जानवर उसके कंधे पे है, वो देख पा रहा है, उसके सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, उसके बावजूद संदेह कर रहा है। नैरेटिव बनाकर एक नैरेटिव बार बार उसको पेश किया जाता है। तो नैरेटिव बना के पेश करना भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कम्युनिकेशन में, कि आप अगर नैरेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव नैरेटिव से भी ध्यान रखना है आपको। नैरेटिव में व्हाट्सएप वगैरह पे आजकल चलता रहता है, ट्विटर पे चलता रहता है, नैरेटिव आपके सामने आते रहेंगे और हर नैरेटिव आपको लगेगा बड़ा मजबूत है। आपको लगेगा कि ये तो उसमें तो बिल्कुल सत्यता है, इससे और क्या हो सकता है, इससे बिल्कुल सही बात है। आजकल तो एआई के आने के बाद ऐसे ऐसे लोगों के उसमें शब्द डाल दिए जाते हैं। अभी कल मैं सुन रहा था कि नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि फलानी कंपनी का शेयर खरीद लो। मैंने कहा भैया ये दूसरी कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, और प्लस वो ऑप्शन फ्यूचर खरीदने की बात कर रहे थे कि आपको कभी खरीदना हो आप इस नंबर मैसेज भेजिए, मैं आपको सलाह दूंगा। ये नारायण मूर्ति तो अब ये नैरेटिव की जो बात हो रही है, तो नैरेटिव इस तरह से फैलाया जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट नैरेटिव्स, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन है कि ब्राह्मण, वो आदमी ब्राह्मण है, बलि के लिए बकरी को ले आ रहा है, तो बलि चढ़ाने का मतलब ये हो सकता है कि स्टोरी इस कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई हो कि भाई किसी ने कहा हो कि बलि चढ़ाना ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल उस ब्राह्मण के लिए वो बलि चढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है, वो भगवान का काम करने के लिए जा रहा है, वो ईश्वर के कार्य के लिए जा रहा है। और फिर संदेह उसको हो गया चोर के कहने पे, वो ये भी नहीं देख रहा कि सामने वाला आदमी चोर है कि कोई लर्निंग आदमी है। ये एक ब्राह्मण अगर माना जाता है, जो अगर हम कहते हैं ना कि ब्राह्मण वो आदमी है जो कि लर्निंग है, और जो लर्निंग नहीं है वो ब्राह्मण नहीं। कहा जाता है, वेदों में भी कहा गया है, जिसने अपनी लर्निंग खो दी वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो किसी दूसरे कास्ट को वर्ण को बिलोंग करने लग गया है। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो लर्निंग ब्राह्मण है, सो कॉल्ड लर्निंग ब्राह्मण, वो भी संदेह करने लगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या नैरेटिव पेश कर रहे हैं, किसी के दिमाग पर भी कोई भी असर डाला जा सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि कन्विंसिंगली परसिस्टेंटली कोई भी बात अगर बार बार कही जाती है, किसी के भी विश्वासों को, एक्शंस पे आप असर कर सकते हैं। अगली स्टोरी देखते हैं। एक सियार था, वो एक नीले नीला जो कलर था डाई, उसके क्या कहते हैं उसको, इसमें डाई बनाया जाता, कढ़ा, कढ़ा में वो गिर गया और जब वो बाहर आया तो उसका कलर पूरा ब्लू रंग का हो गया था, उसका कलर ब्लू रंग का हो गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज होती है भाई, मैं तो दंग रह जाता हूँ पढ़ के। जो दूसरे जानवर थे उन्होंने देखा ये तो बड़ा अजीब सा अपीयरेंस इसका हो गया है, तो वो कन्विंस हो गए कि ये बहुत बड़ा राजा है जिसको ईश्वर ने भेजा हो। कई राजा कहते हैं मुझे तो ईश्वर ने भेजा, कई साधु महात्मा भी कहते हैं हमको तो ईश्वर ने भेजा, हमारी बात सुन लो, हमें तो ऊपर से भेजा गया। और वो अपना कलर वलर भी बदल लेते हैं, कहा में तो डूब गया, वो भी कुछ कर लेते हैं अपने साथ। ये भी लोगों को लगने लगता है ये वाकई में जो है ये अलग चीज है, प्राणी नहीं है, नॉर्मल प्राणी नहीं है, ये कुछ अलग।
अभी हाल में भी कोई किस्सा हुआ था जिसमें वो व्यक्ति कह रहे थे कि मुझे तो भेजा गया है आप लोगों का वो करने के लिए। हाल में एक किस्सा हो रहा है। तो जब ये बात आती है तो मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि कोई ये कह रहा है कि मुझे भेजा गया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो सीआर ने उसका फायदा उठाया और अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया, मैं रूलर हूँ। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो लोग इस तरह का करते हैं, वो एक दिन क्या हुआ कि वो जो सीआर था, वो ये भूल गया कि उसको राजा की तरह कैसे बिहेव करना चाहिए। उसने जैकल की तरह, सीआर की तरह उसने अपनी आवाज निकालनी शुरू कर दी। तो उसकी आवाज सुन के सारे लोग समझ गए, अरे ये तो जो है सीआर है, ये कोई राजा वाजा तो है नहीं। तो उन्होंने उसको उसका पीछा किया और उसको भगा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि आपने सोचा कि मैं उनको मूर्ख बना दूंगा और लोग मेरी बात मान लेंगे, तो ज्यादा देर तक चलता नहीं। तो ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा बिहेवियर जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, वो कभी भी नहीं चल पाएगा। आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जैकल ने जो डिसेप्शन किया वो एक्सपोज हो गया, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन था वो उस इमेज से मैच नहीं कर रहा था जो उसने इमेज अपनी बनाने की कोशिश कर। तो ज्यादातर जो साधु महात्मा जो धर्म को बर्बाद करते हैं या बदनाम करते हैं, वो अपनी इमेज बनाते हैं और बाद में उसमें फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और कुछ तो बड़े हद तक चले आते हैं। बहरहाल ये कुछ कहानियां थी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होगा तो उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये इसका मैसेज है। अगर ऑथेंटिक या कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। और अगर आप धोखा दे रहे हैं, अल्टीमेटली उसका खुलासा हो ही जाएगा। कोई भी धोखा हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। बुद्ध पे आ जाते हैं। बुद्ध ने भी बहुत सी बातें कही हैं, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से मैंने आपके लिए कुछ कहानियां निकाली। पहली कहानी ये है कि एक ब्राह्मण जो था वो बुद्ध के पास आया और उनको जो है गाली वाली पकना शुरू कर दिया बुद्ध को, कि मैं इनको गाली दूंगा तो ये भड़केंगे, तो लोग समझ जाएंगे ये बुद्ध बुद्ध कुछ नहीं है। हाँ, ये तो भड़क जाते हैं। लेकिन बुद्ध जो थे वो काम थे, साइलेंट थे, और उन्होंने कहा चलो पकने दो उसको गाली। जब ब्राह्मण रुक गए तो बुद्ध ने उससे पूछा कि ये बताइए कि अगर कोई आपको उपहार देता है और आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो उपहार किसका होता है? तो ब्राह्मण ने कहा कि तो उसी का रहता है कि जो जिसने ऑफर किया तो स्वीकार तो हुआ नहीं। उपहार का डेफिनेशन ही है कि स्वीकार होना चाहिए। तो सेल ऑफ गिफ्ट की जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसमें प्राइमरी चीज यही है कि अगर गिफ्ट स्वीकार नहीं है तो वो गिफ्ट नहीं है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बुद्ध उनसे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं गिफ्ट के बारे में, व्हाट इज द गिफ्ट। उसने कहा गिफ्ट वो होता है जो स्वीकार। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी गालियां भी स्वीकार नहीं है, तुम मुझे गालियां उपहार में देने के लाए हो, तो वो मेरी नहीं रही, वो तुम्हारे पास ही रह गई, वो मुझ तक तो पहुंची नहीं। तो ब्राह्मण ने अपनी मिस्टेक समझ ली और उन्होंने माफी मांगी और वो फॉलोअर बन गए। ये तो कहानी मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की कहानी है, जिसमें आप सोच सकते हैं कि भाई वो ब्राह्मण ट्रेडिशन के खिलाफ चल रहे थे या जो भी था, वो एक बात हो सकती है। इसीलिए शायद इसमें किरदार को ब्राह्मण रखा गया है। हिस्ट्री में कई बार क्या चीज डेवलप हुई, कैसे उतार चढ़ाव हुआ, हम लोगों को पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। कभी नीचे की ओर जाता है सिविलाइजेशन, सभ्यता, कभी ऊपर की ओर जाती है। तो बहरहाल, लेकिन इस कहानी से हमको क्या लेसन मिल रहा है कि नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन का मैसेज, आपने रिएक्शन नहीं किया, उससे ब्राह्मण के पास मैसेज बन गया और वो अनुयायी बन गया, क्योंकि वो उसका पर्पस था कि आप रिएक्ट करें, आपको रिएक्ट नहीं करवा पाया। और साथ में आपने बिल्कुल डेफिनेट तरीके से काम एंड कंपोज रह के और उसकी सारी चीज को वही काट भी दिया। आपने तर्क का भी यूज किया, आपने नॉन रिएक्शन का भी यूज किया,
और सब यूज करके आपने तो काट दिया। और इसलिए ये नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपके होता रहता है, आपके ऑफिस वगैरह में भी हो सकता है, कोई आपको बुरा भला कह रहा हो, ये कह रहा हो, अगर आप रिएक्शन करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्शन आ जाएगा उसका। आप इस कमरे में खड़े होके जितना भी तर्क देके किसी की बात को झुठला रहे हैं और साबित भी कर दे रहे हैं कि किसी ने गलती की है और आपने साबित कर दिया, लेकिन अगर वो बात आपने अगर अगर भड़क के बोली है, यानी आपने आपका नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था, हाँ आपको नॉन रिएक्टिव रहना चाहिए था, बिना बोले आप कम्युनिकेट कर सकते थे वो सब बातें, आपने वो ना करके और आपने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, भले ही वो धराशायी कर दिया तर्क को, लेकिन वो कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होगा। दूसरी बात है, इसके बाद लोग ये सोचेंगे ये ऐसा व्यक्ति है जो आराम से भड़क जाता है, ये तो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने वाले आदमी को तो कोई पसंद नहीं करता, चाहे वो सही भी हो अपनी जगह। तो इसलिए नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत बड़ा कारण कि बुद्ध का जो डिमीनियर था वो बहुत ही काम एंड कंपोज। बुद्ध की कोई भी तस्वीर ऐसे आती है बलशाली होके या मुंह अपनी वो कर रहे हैं कुछ, उनकी जितनी फोटो है, जितनी भी स्टैचूज होंगी बुद्ध की, वो एकदम शांत और काम, बिल्कुल सौम्य। वो फोटो में तो लिखा क्या इंसान होता है, हाँ, उसी के बिल्कुल उसी से जुड़े हुए थे पूरा, वो उनकी पर्सनालिटी में स्थापित थी चीज अच्छी। लिटरेचर भी उसी को बेस्ड है और लिटरेचर भी उसी पे ही आधारित है। सर ये भी है ना कि बुद्ध के मरने के 500 साल बाद तो उनकी मूर्तियां बननी शुरू हुई। हाँ, एक तरह से कल्पना ही थी कि उनके जैसे कान बड़े दिखाए गए, हाँ, बालों में बहुत सारे गुच्छे दिखाए गए, हाँ, चौड़ा माथा दिखाए गए, हाँ, तो मतलब वो एक कल्पना थी। महायान दो तरह के थे, हाँ, हाँ, महायान और महायान में ये लोग थेरावाद बुद्धिज्म था, तो वो लोग मूर्तियां नहीं नहीं बनाते थे। हाँ, हाँ, स्तूप वगैरह बनाते थे, मूर्तियां नहीं बनाते, मूर्ति नहीं बनाते थे, कनिष्क के समय मूर्तियां बनाना बननी शुरू हुई थी। हाँ, तो वो भी एक कल्पना ही है। जैसे हम जो उनका काम कंपोज जो देखते हैं, हाँ, वास्तव में मतलब कैसे थे कोई नहीं जानता। थॉट तो जो है उनकी जो थॉट है वो प्रिजर्व है, वो एक्चुअल है। हाँ, हाँ, थॉट विजुअलाइजेशन जो हो सकता है कि जो बातें लिखी हैं उसके आधार पे एक पिक्चर उनकी बनाई जा रही है, बना के वो भी हो सकता है। करने लगे। बाद में तो काफी ज्यादा उसमें कई देवी वज्रयान संप्रदाय आते आते मतलब उसमें तो बहुत सारे देवी देवता भी उन्होंने बना दिए थे। हाँ, you are right। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि बुद्ध कैसे दिखते थे थोड़ा बहुत ही जानकारी भी हो सकता है हो, क्योंकि किसी ने मूर्ति भले ही नहीं बनाई लेकिन लोग पिक्चर बना लेते हैं। लोग, कोई भी आदमी अगर अच्छा उसका चल रहा होता है, उसकी कोई ना कोई फोटो या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। तो हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल जो बन रहा है वो बहु वैसे ही है, कल्पना तो काफी कुछ है ही है। लेकिन थे तो मतलब शांत एक उनका बनाया गया, शांत बनाया गया। अशोक अशोक ने जो बात कही है, उन्होंने बुद्ध की बात नहीं की है। अशोक ने जो खंबे गाड़े हैं, ये चाइना में भी उनका खंबा गाड़ा हुआ है, अभी भी है। तो उसकी बात हम लोग यहाँ कम करते हैं कि वो खंबा हम सोचते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन अशोक ने कहाँ कहाँ अपने खंबे गाड़े थे उस टाइम पे। सिल्क रूट पे था ना, जो आपको बता रहे हैं। हाँ, सिल्क रूट पे था। तो वो भी अशोक ने ही तो, लेकिन उन्होंने बुद्ध की बात हालांकि नहीं कही है, फिर भी लोग कहते हैं कि वो धर्म की बात करते हैं वो। तो अब लेकिन लोगों के मन में यही विचार है कि वो शायद बुद्ध को ही, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि तो कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बात अशोक ने अपने उसमें लिखी। तो बुद्ध को संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। किसी एक में लिखा होगा, ज्यादातर में तो उसमें नहीं लिखा है। हाँ, केवल धर्म की बात करता है, धर्म की बात करता है। ये दर्शी करते आप। तो बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। खैर आगे आते हैं, अगली स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी है टीसा गौतमी की कहानी। टीसा गौतमी एक महिला थी जिसका एकमात्र बेटा जो था वो उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो दुख के वजह से वो बुद्ध के पास गई और उनसे पूछा कि क्या वो उसको जिंदा कर सकते हैं।
लोगों को विश्वास होने लगा सब। तो बुद्ध ने उनको बताया कि ऐसे एक काम करिए, आप एक मस्टर्ड सीड, यानी कि जो सरसों का जो दाना होता है, वो लेके आइए। किसी ऐसे घर से लेके लेके आना है जहां पर कोई मृत्यु ना हुई। तो किसा गौतमी गई और उसने बहुत ढूंढा, कोई घर उसको मिला नहीं, हर घर में कोई ना कोई मृत्यु हो चुकी थी। तो वापस बुद्ध के पास आ गई और उन्होंने फिर बताया कि जीवन तो परमानेंट हो नहीं सकता, मृत्यु तो होना ही होना है। अगर हमारी प्रकृति में ये है कि हम पैदा हुए तो मृत्यु हमारी होगी ही होगी। हम लोग बचपन में ये बात बिल्कुल भी सोच नहीं पाते, शायद काफी बड़े होने के बाद भी नहीं सोच पाते कि हमारी मृत्यु होने वाली। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम सोच पा रहे हैं कि मृत्यु होने वाली है, लेकिन अंदर से हम नहीं सोच पा रहे हो। क्या हम सोच पा रहे हो सकते हैं कि अभी हम यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मृत्यु हो सकती है मेरी। हम लोग प्रेजेंट के रूप में अपने को मरनशील मान के कि हम हमेशा चलते हैं, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, कि आई एम गोइंग कंसर्न फॉर डेथ, या हम इसको मान के चलते नहीं मान के चलते। और ज्यादातर हम इसको भुलाना चाहते हैं कि मेरी मृत्यु हो सकती है, जितना उसको हटाना चाहते हैं अपने अंदर से कि मेरी मृत्यु हो सकती है। वो ठीक भी है। हर रोज ये सोचेंगे हमारी मृत्यु हो जाएगी तो आदमी कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वंस यू एक्सेप्ट इट देन उसके बाद क्या होता है, हाँ, चीजें इजी हो जाती हैं। कई चीजें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मेरी मृत्यु तो बहुत हो सकती है, आप भी सोचोगे। हाँ, अभी आप सोचोगे, आप आज मत सोचो, आप 10 साल बाद सोचो, 5 साल बाद सोचो, बेड पे लेटे हो तब सोचो। नहीं, जैसे आपके पड़ोस को भी मृत्यु हो गई या किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, तो रिएक्शन क्या होता है? बी वेरी ऑनेस्ट विद मी। थोड़ा सा यार मैं तो बचा हूँ, कि मृत्यु हो गई। आप समझाना शुरू जाओ ना सर, जो बॉडी लेके किसी को चाहते हो उसी टाइम लगता है। अक्सर बनारस में मणिकर्णिका घाट है, तो अक्सर शाम को जब खाली रहते हो तो वहीं चले जाते हैं एक बार जब। अच्छा, तो उससे एक फील आता है, मतलब जैसे वहां आप जाएंगे हाँ, तो हाँ, अपने आप एक आपको लगेगा कि मतलब है जीवन मरण का एक चक्र चल रहा है बहुत ज्यादा। अपने आप को बार बार रिमाइंड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो चीज माइंड को खराब करती है ना, तो उसको बैकग्राउंड में डालता है। बैकग्राउंड में डालने का रेगुलर प्रोसेस चलता है। मतलब एक सर वो फीलिंग आती है ना कि पद प्रतिष्ठा पैसा रुपया या कोई प्रॉपर्टी, ये सब मतलब नश्वर चीजें हैं, उस तरह की एक फीलिंग आती है। बिल्कुल सही। लगता है कि बहुत लोड नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना। जैसे लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये पूरी जमीन मेरी है, तो अब जमीन आपकी ठीक है, कब तक है आपकी जमीन? फिर कल आप यहाँ से बाहर निकले, आप मर गए और वो जमीन आपकी है क्या? फिर आप ही नहीं है, जमीन मेरी है, उसमें मेरी भी तो हैसियत, तो जमीन सी मैं बना रहा हूँ तो जमीन मेरी होगी। जमीन तो बनी रहेगी कुछ टाइम तक, लेकिन मैं तो नहीं बता रहा था। और वो जमीन भी नहीं बनी रहेगी, मतलब लॉन्ग टर्म में कब सोचा जाए, ना वो जमीन रहेगी ना आप रहेंगे, तो दोनों चीजों का कोई मतलब नहीं है। और आप तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आपको तो बहुत ही क्षण भंगुर है। पूरे सिचुएशन का देखिए कि आदमी कितना देर कितने साल से, अभी तो अवशेष भी मिल गया, साइंस वाले भी मानते हैं कि 20 लाख साल पहले का उनको मानव का वो मिल गया है। 20 लाख साल पहले तो क्या कर रहे थे मानव? कुछ तो कर रहे होंगे। 20 लाख साल से मानव जिंदा है, कुछ कर रहे थे कि नहीं? कि हमें सब सारी नॉलेज हमारे पास ही है, तो हम सोच रहे हैं यार कुछ नहीं उनको पता। हम बताते हैं ब्रिटिश लोग यहाँ पे आ करते हो, आपको कुछ नहीं पता, हम बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो किसी ने उनसे भी तुम्हारे पूर्वज तो जंगल में घूम रहे थे, जब यहाँ पे ऑलरेडी वो सब इन्फॉर्मेशन थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है। हाँ? हाँ? देखो आपने बात कर कि सिचुएशन ऐसी होती है कि सारे लोग भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ। इसलिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो गांव-गांव के अंदर, जो रग-रग में पूरे बसा हो, वो एजुकेशन सिस्टम मजबूत चल रहा हो, उसकी बहुत आवश्यकता है। जो पहले जैसे गुरुकुल का जो सिस्टम था, हर बच्चा गुरुकुल जाता ही, उसको वही बातें बार-बार उसको बताई जाती। बार-बार बताना इम्पोर्टेंट है। देखिए एक टीचर और एक लॉयर में क्या डिफरेंस? लॉयर कोई बात रिपीट नहीं करता।